दोस्तों हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे अपने पीवीबी के मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 16 जो कि बेस्ड है ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर के अकाउंट को कैसे ओपन किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम लोग समझेंगे, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट है अकाउंट्स कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और इन द नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। यानी कि कोई भी अकाउंट जो है हम लोग खोल सकते हैं एक इंडिविजुअल के नाम पे, या नहीं तो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के नाम पे। अब देखिए दोस्तों, एक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, जिसका सेक्शन नंबर 11 है। वो क्या डिफाइन करता है, वो बताता है कि मेजोरिटी का जो एज है वो एज है 18 ईयर्स। अच्छा, अब मान लीजिए कि गार्जियन का, इन केस ऑफ गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब देखिए मान लीजिए कि गार्जियन का अपॉइंटमेंट कोर्ट के थ्रू हुआ है, तो मेजोरिटी का एज माना गया है 21 ईयर्स। तो ये दो बेसिकली फैक्ट्स हैं जो कि मेजोरिटी के एज से रिलेटेड हैं। अब देखिए दोस्तों, एनआई एक्ट आप लोगों को पता होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन नंबर 26। तो ये सेक्शन क्या बताता है हमें कि एक माइनर जो है वो ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और नेगोशिएट कर सकता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट अलाउ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या उसके पास परमिशन दी गई है किसी माइनर को, वो निकाल सकता है, वो किसी को इंडोर्स कर सकता है, वो डिलीवर कर सकता है और किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकता है दोस्तों। दोस्तों ये सब आप लोग फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड आप लोगों को केस स्टडी भी पूछी जाती हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें नॉलेज के रूप में पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, माइनर कैन नॉट ओपन ओपन ज्वाइंट अकाउंट। तो कहा गया है कि कोई भी माइनर ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया है कि इन केस ऑफ मैरिड मैन माइनर गर्ल, यानी कि मान लीजिए कोई माइनर गर्ल है, यानी कि गर्ल का एज 18 ईयर से कम है और वो मैरिड है, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो नेचुरल गार्जियन होगा, प्रोवाइडेड कि हस्बैंड जो हो वो मेजर हो। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी केसेस में क्या होंगे, उनके उस लड़की का जो फादर और मदर होंगे, माता और पिता होंगे, वो उसे नेचुरल गार्जियन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत ऐसा कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF जिसे शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहा गया है कि किसी भी HUF में जो एल्डेस्ट मेल होता है उसे कर्ता कहा जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो सबसे एल्डेस्ट मेल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता कहते हैं। और जो फैमिली मेंबर्स है उसे क्या कहते हैं हम लोग, को पार्टनर्स कहते हैं दोस्तों। यदि मान लीजिए कि जो बिजनेस है दोस्तों वो एंसेस्ट्रल है, पूर्वज के द्वारा चलते आ रहा बिजनेस है, तो जो को पार्टनर्स हैं, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो लायबल हैं कि अपने शेयर के, देखिए वो जितना उनका शेयर है उतना ही वो लायबल हैं। जैसे मान लीजिए कि एक HUF के अंदर 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में शेयर होगा, तो उनका जो शेयर है उतना ही तक वो लायबल है। अब देखिए एक रिसेंट जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें जो एल्डेस्ट फीमेल है दोस्तों, यानी कि जो फीमेल मेंबर है वो भी कर्ता हो सकती है। ठीक है, अब पहले था कि मेल, यहाँ देखिए लिखा है मैंने द एल्डेस्ट मेल, लेकिन ये जो जजमेंट आया है इसके अनुसार एल्डेस्ट फीमेल भी कर्ता हो सकती है। और देखिए सेक्शन 4 है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स है इसमें मैं अपडेट्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ, जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं उसे भी मैं अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करता हूँ, ताकि ये नोट अपडेटेड रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेक्शन 4 है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यानी कि देखिए आपको पता होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 क्या बताता है, कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है वो, कि ये रिलेशन है, किसके किसके बीच रिलेशन है, तो पर्सन्स के बीच में रिलेशन है जो कि अपनी प्रॉफिट को शेयर करते हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो प्रॉफिट उनके बिजनेस से जनरेट होता है, वो बिजनेस जो कि वो अकेले करते हो या सब मिल के करते हो दोस्तों। तो मैं क्या बता रहा था कि देखिए मान लीजिए कि कोई कोई पार्टिकुलर बिजनेस है जो कि एक आदमी, जो कि बहुत लोग मिल के कर रहे हैं, या नहीं तो एक आदमी सभी के बिहाफ में कर रहे हैं, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, उस प्रॉफिट को सभी लोग शेयर करेंगे। तो जो लोग शेयर करेंगे आपस में, उस रिलेशन को पार्टनरशिप कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, कोई अनरजिस्टर्ड फर्म जो है कैन नॉट सी ऑन, हाँ लेकिन ये बात है कि यदि मान लीजिए फर्म हमारा अनरजिस्टर्ड है तो वो दूसरे को स्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ लेकिन जो रजिस्टर्ड फर्म है वो दूसरे को स्यू कर सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम मेंबर कितनी है दोस्तों, 2 मिनिमम मेंबर हैं, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं, वो 100 मैक्सिमम मेंबर्स हैं।
अब किसी फर्म के लिए जो कि बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, अंतर समझिए दोस्तों। अभी तक जो हम लोगों ने 2 और 100 का लिमिट बताया, वो बताया किसके लिए, वो किसी जनरल पार्टनरशिप फर्म के लिए बताया। लेकिन अब मैं आप बात कर रहा हूँ एक ऐसा फर्म जो कि बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, तो उस पार्टिकुलर फर्म के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए, when there is an addition in the partnership, the old account can be continued if the account is in credit। अब मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप में मेंबर और ऐड हुए, तो क्या होगा कि जो पुराना अकाउंट चल रहा था हमारा वो चलता रहेगा, प्रोवाइडेड कि जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट में है। ठीक है दोस्तों, ये सब ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग डे टू डे बैंकिंग लाइफ में हम लोग इनकाउंटर करते हैं दोस्तों। अच्छा, ये लेकिन मान लीजिए कि अकाउंट डेबिट बैलेंस में है, तो क्या होगा तो जो ओल्ड अकाउंट था, पुराना अकाउंट जो था उसे क्लोज करना होगा और नया अकाउंट को ओपन करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा? ताकि क्लेटॉन्स प्रिंसिपल को अवॉइड कर सके दोस्तों। ये क्लेटॉन्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी कि किसी पार्टनर का यदि देहांत हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये कौन बताता है दोस्तों? ये बताता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये मतलब बताता है क्लेटॉन्स रूल। क्लेटॉन्स रूल हमें ये बताता है दोस्तों। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल्स हैं रिगार्डिंग आपका पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। अब उसके बाद देखिए हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी बेसिकली क्या है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है और वो ओपन अकाउंट ओपन कर सकती है जैसे किसी अदर पर्सन की तरह। तो देखिए 3 तरह के लिमिटेड कंपनीज होते हैं। एक होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होते हैं गवर्नमेंट कंपनी। आइए जरा देखते हैं ये क्या सब है। तो जहाँ तक बात है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 डायरेक्टर मिनिमम हो सकते हैं और उनका उनका कैपिटल मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। तो इसके मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पब्लिक में मैंने बताया था कि मेंबर इसके अनलिमिटेड हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्राइवेट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर। और इसमें 2 डायरेक्टर मिनिमम होंगे ही होंगे और इनका 1 लाख का मिनिमम कैपिटल होगा। अब बात करते हैं अपने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो गवर्नमेंट कंपनीज में आपको पता ही होगा कि सरकार का जो हिस्सेदारी होता है दोस्तों वो 51% से ज़्यादा होता है। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग कंपनी अकाउंट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कंपनी अकाउंट के बारे में। तो कंपनी अकाउंट को खोलवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज चाहिए वो चाहिए कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर दिया गया है तो कंपनी को लीगल बिजनेस एंटिटी मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इशू करने के बाद, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से क्या इशू करने के बाद कोई कंपनी लीगल बिजनेस एंटिटी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी सर्टिफिकेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी बिजनेस के कमेंसमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है। ये क्या है दोस्तों? ये एक मैंडेटरी स्टेप है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये एक मैंडेटरी स्टेप है कि ये हर एक पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जो कि कैपिटल को शेयर करते हैं। और इनका जो सर्टिफिकेट है ये दोस्तों, ये सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इशू कौन करती है दोस्तों? आरओसी, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करती है। तो ये सर्टिफिकेट उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, उनको लेना ही लेना है। आइए दोस्तों अब हम लोग ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा। अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, माइनर के बारे में समझा कुछ नियम। इसके बाद हम लोगों ने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड क्या नियम है। फिर हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप से क्या रिलेटेड नियम है। फिर अभी हम लोगों ने देखा कंपनी से क्या रिलेटेड नियम है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रस्ट से क्या रिलेटेड नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रस्ट को गवर्न किया जाता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। ट्रस्ट डीड जो है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रस्ट के क्रिएशन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ट्रस्ट डीड, तो जिन जिन अकाउंट को खोलने में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं समझा रहा हूँ इस चैप्टर में। तो ये हमारे डे टू डे बैंकिंग बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ट्रस्ट डीड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है किसी ट्रस्ट के क्रिएशन में। जितने भी ट्रस्टीज़ हैं वो ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे अकाउंट को।
यदि किसी ट्रस्टी का डेथ हो जाता है तो पावर जो है रिमेनिंग ट्रस्टी के पास होता है दोस्तों। तो ये सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अकाउंट होता है वो ओपन किया जाता है ओनली आफ्टर द रूल्स एंड बाय लॉज आर थ्रोली एग्जामिन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ बाय लॉज होते हैं, तो बाय लॉज को आप यदि एग्जामिन कर चुके हैं, उसका निरीक्षण कर चुके हैं थ्रोली, तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट को खोल सकते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं एलॉन्ग विद सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट का और सेक्रेटरी का सिग्नेचर मैंडेटरी होता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 45 ZA टू सेक्शन 45 ZF। तो ये सेक्शन के तहत नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब देखिए, देयर कैन बी ओनली वन नॉमिनी फॉर एन अकाउंट, यानी किसी पार्टिकुलर अकाउंट के लिए केवल एक नॉमिनी हो सकते हैं। द लीगैलिटी ऑफ नॉमिनेशन कम इन टू अफेक्ट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल द डिपोजिटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नमिती होते हैं उनका लीगैलिटी कब आता है? जब जितने भी डिपोजिटर्स हैं वो उनका देहांत हो गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच किया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आएगा वो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।